रात के 10 बजे जूही मोमोज की दुकान पर जाती है और दुकान वाले भैया से कहती है, भैया 1 प्लेट पनीर मोमोज लगा दो। मैडम जी, पनीर मोमोज खत्म हो गए हैं, आपको कुछ और चाहिए तो बताओ। नहीं भैया, मुझे पनीर मोमोज ही खाने हैं। पनीर मोमोज मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। मुझे वही खाने हैं। प्लीज आप वही बना दीजिए ना। प्लीज भैया जी बना दीजिए ना। मेरा बहुत मन है पनीर मोमोज खाने का। अरे मैडम, कितनी बार कहूँ, होता तो मैं आपको क्यों मना करता। आप कौन सा मेरी दुश्मन लग रही हो जो मैं आपको पनीर मोमोज नहीं देता। मैडम बात समझिए, कुछ और खाना हो तो बता दीजिए। वैसे भी रात बहुत हो गई है और मुझे अपनी दुकान बढ़ाकर घर जाना है। आप अपना और मेरा दोनों का समय बर्बाद कर रही हो। नहीं है मेरे पास पनीर मोमोज। क्या भैया, आपकी इतनी बड़ी दुकान है, आप पनीर मोमोज एक्स्ट्रा नहीं रख सकते हो? तो आपको पता होना चाहिए ना कि ग्राहक कभी भी आ सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं। मेरा खाने का मन अभी हुआ है तो मैं अभी ही खाऊंगी। और वैसे भी खाना खाने का कोई टाइम नहीं होता है। मन का क्या है, किसी भी टाइम मन कर जाता है। इसीलिए मुझे अभी खाना है और आप बना दीजिए प्लीज। मैडम मैं आपको मना कहाँ कर रहा हूँ, नहीं है मेरे पास पनीर मोमोज। होते तो मैं आपको देता ना। मेरे पास फ्राइड मोमोज, चिकन मोमोज और वेज मोमोज है। आपको जो खाना वो खा लीजिए, लेकिन पनीर मोमोज नहीं है। अब मुझे घर जाने में लेट हो रहा है। मेरी बीवी और मेरे बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं मेरा। भैया मैं आपकी ग्राहक हूँ और कहते हैं ग्राहक भगवान के समान होते हैं, तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता, मेरे लिए बनाइए। देखिए मैडम, आप ज्यादा लेट करेंगे तो मुझे अपनी दुकान से भाग जाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ ग्राहक भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आपको भी समझना चाहिए मुझे घर जाने में देर हुई है। मेरे बीवी बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं। टाइम तो देखो 12 बज गए हैं। आपसे बहस करते करते 12 बज गए। भैया ऐसे नहीं कर सकते आप, आपको बनाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता और आप मुझे भगा भी नहीं सकते हैं। यहाँ मैं मोमोज खाने आई हूँ और मोमोज ही खा कर जाऊंगी। ठीक है मैडम, आप जीती मैं हारा। मैं बनाता हूँ, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा काफी। फिर मुझे मत बोलना कि इतना लेट क्यों हो रहा है। और हाँ, आपको इसके एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे। ठीक है ना मैडम? ठीक है भैया, बना दो, मैं डबल पैसे दे दूंगी। आज तो मजा ही आ जाएगा। पनीर मोमोज के लिए भैया से इतनी लड़ाई कर ली, चलो कम से कम पनीर मोमोज खाने को तो मिलेंगे। मजा आएगा, बस जल्दी से बन जाए अब। ऐसे ही चलता रहता है और जूही की माँ माला जूही की शादी कर देती है। जूही के ससुराल में भी सब सही चल रहा होता है। पनीर मोमोज खाने की आदत अभी तक नहीं जाती है। जूही अपने पति रोहन से बोलती है, सुनो, आज ऑफिस से आते वक्त प्लीज 1 प्लेट पनीर मोमोज लेते आना। मेरा खाने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं ले आऊंगा। आ गए आप? मेरे पनीर मोमोज लाए हैं ना? मैंने आपको कहा था कि मेरे लिए पनीर मोमोज ले आना, मेरा बहुत मन है। सॉरी यार, ऑफिस में ना बहुत काम था। मैं बिजी भी बहुत था तो दिमाग से निकल गया और भूल गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल जब आऊंगा ना ऑफिस से तो कल लेता हुआ आ जाऊंगा तुम्हारा पनीर मोमोज। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। मुझे भी पनीर मोमोज की बहुत भूख लग रही है। आप लेकर नहीं आए ना, तो आपको भी आज खाना नहीं मिलेगा। यही आपकी सजा है। अरे यार तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो। अरे ऑफिस में बहुत काम होता है, ऊपर से यहाँ आया हूँ तो तुम दिमाग खा रही हो। अरे मुझे सच में भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। नहीं, आज आपको भी खाना नहीं मिलेगा। जिस तरह से मैं मोमोज के लिए तड़प रही हूँ ना, आप भी खाने के लिए तड़पोगे, तभी आपको पता चलेगा। यही आपका सबक है। अच्छा ठीक है, मैं पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें कहीं लेकर चलूंगा बाहर, वहाँ तुम्हें पनीर मोमोज खिला दूंगा। अब ठीक है ना? ये भी ठीक है, मुझे वैसे भी पनीर मोमोज खाने से मतलब है। अब तुम खाने के पहले खिलाओ या खाने के बाद, इससे मुझे क्या है। मुझे तो बस खाने से मतलब है पनीर मोमोज। मैं तुम्हारा खाना लेकर आती हूँ, तुम भी हाथ मुंह धो लो। जल्दी से खाना खत्म करके मुझे ले चलो पनीर मोमोज खिलाने। हाँ बाबा ठीक है, मैं जल्दी खा लूंगा, उसके बाद तुम्हें ले जाकर तुम्हारा पनीर मोमोज तुम्हें खिला दूंगा। और भी कुछ है ना तो वो भी बता दो। एक पनीर मोमोज के इतना गुस्सा कौन करता है? वो बस पनीर मोमोज नहीं है, बल्कि मेरी जान है। एक दिन ना खाऊं तो सारा सर दर्द होने लगता है, शरीर में दर्द हो जाता है। पनीर मोमोज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पनीर खाने का अलग ही मजा है, और जब वो पनीर मोमोज के साथ मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाता है। चलो मेरा तो हो गया, अब चलते हैं तुम्हारे पनीर मोमोज की दुकान पर, वहाँ तुम्हें खिला देता हूँ पनीर मोमोज। अब तो खुश हो जाओ मेरे पनीर मोमोज खाने वाली पत्नी।
ऐसे ही रोज रोज जूही अपने पति रोहन से पनीर मोमोज के लिए बोलती रहती है और रोज पनीर मोमोज खाने की जिद करती है। ना मिलने पर लड़ाई करती है। रोज रोज रोहन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन रोहन ने ये सारी बातें अपनी माँ मालती को बता दी और मालती अपनी बहू से कहती है, और बहू सुना जरा, कैसी है आजकल तू? और मेरे पास आ, थोड़ा बैठ, सुना कैसी है तू? कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ माँ जी, मैं तो ठीक ही रहती हूँ। आप बताइए, आपको क्या बात करनी है? बहू, मुझे तुमसे ये बोलना था कि रोहन बता रहा था तुम बहुत पनीर मोमोज खाने की जिद करती हो। बहू, इतना भी बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत नुकसान करता है और मोमोज में मैदा होता है, हमारे पेट के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो मत खाया करो। इतना कभी कभी चल जाता है, पर रोज रोज सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ ठीक है माँ जी, मैं अब से नहीं खाऊंगी। जूही बोल तो देती है लेकिन छोड़ नहीं पाती है। मालती एक दिन जूही को मोमोज खाते हुए देख लेती है और उसको बहुत गुस्सा आता है। इतना समझाने के बाद भी बहू ने मोमोज खाना नहीं छोड़ा। अब मैं इसे अपने तरीके से सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अब वह पनीर मोमोज खाना ही बंद कर देगी। मालती अब अपनी बहू को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए वो काफी सोचती है। सोचते सोचते उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है और वो किचन में जाती है और पनीर मोमोज बनाने लगती है। मोमोज बनाते बनाते उसमें थोड़े बहुत कंकर भी डाल देती है। मालती मुस्कुराते हुए तभी कहती है, इसे जब बहू खाएगी तो उसे मजा आ जाएगा। अब इसकी अकल ठिकाने आएगी और अब वह पनीर मोमोज खाना बंद ही कर देगी। अगर नहीं भी करेगी तो सबक तो मिल ही जाएगा। मालती अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसको मोमोज दे देती है। आज मैंने तेरे लिए अपने हाथों से मोमोज बनाए हैं, तुझे बहुत पसंद है ना? ले खा ले। अरे वाह माँ जी, आज आपने अपने हाथों से मेरे लिए पनीर मोमोज बनाए हैं। आज तो मैं डबल खाऊंगी। ये सारे मैं ही खाऊंगी। थैंक यू माँ जी। जूही मोमोज खा ही रही होती है, तभी उसके दांतों से आवाज आती है, ओए माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है मेरे दांतों में, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। मालती जूही को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर जूही के दांत देखने के बाद एक पेन किलर देकर उसे घर भेज देता है। और घर जाकर मालती जूही को बोलती है, और बहू, पनीर मोमोज लाऊं तेरे लिए? अब तो तेरे दांत में आराम होगा, और खा ले तेरे फेवरेट पनीर मोमोज। अरे नहीं माँ जी, रहने दो। अब तो मैं पनीर मोमोज कभी जिंदगी में न खाऊं। रहने दो, मुझे नहीं खाने। अब मैं न खाऊंगी और न ही पनीर मोमोज की ओर देखूंगी। क्यों, क्या हुआ बहू? तुझे तो बहुत पसंद है ना पनीर मोमोज, और अब तू मना कर रही है? मैंने इतने प्यार से बनाए थे तेरे लिए। चल कोई नहीं, जैसी तेरी मर्जी। कान पकड़वा लो, हाथ जुड़वा लो, भाड़ में जाए पनीर मोमोज। मालती की यही तरकीब काम कर जाती है और जूही अपने दांतों के आगे हार मानकर पनीर मोमोज हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। रामवती और भाग्यावती दोनों एक गांव में पराठा बनाने का काम करती थी और दोनों का पराठे का बिजनेस काफी अच्छा भी चलता था। गांव में हर किसी को उन दोनों के हाथ के पराठे बहुत ज्यादा पसंद थे, और पसंद हो भी क्यों ना, आखिर वो दोनों अपने हाथों से सही किस्म के और सही मात्रा में सभी मसालों का उपयोग करके जो पराठे बनाते थे। दोनों अपने ढाबे पर होते हैं, तभी रामवती की पोती और पोता, भगवती की नाती और नतनी चीकू और चुटकी स्कूल से सीधा वहाँ आते हैं। दादी, नानी, हम आ गए। अरे मेरे बच्चों, आ गए तुम दोनों स्कूल से। नानी, आपको पता है आज स्कूल में सब लोग आप दोनों के पराठे की बातें कर रहे थे। अच्छा, क्या बात कर रहे थे स्कूल में? हमारी दादी और नानी का पराठा बिजनेस इतना अच्छा है ना कि लोग तो बातें करेंगे ही ना। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही बेटा। तुम्हारे माँ बाबा के जाने के बाद तुम दोनों ने हम बूढ़ी नानी और दादी को सहारा दिया है। तभी तो हम दोनों इस उम्र में भी बिजनेस कर रहे हैं। नानी, माँ और पापा को क्या हुआ था? वो हमें छोड़कर क्यों चले गए? वो दोनों एक गाड़ी की दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए। जवान बच्चों को खोने का दर्द हम अच्छे से जानते हैं। अगर उस समय भाग्यवती ने
हम तीनों को अपने घर में नहीं रखा होता तो पता नहीं हम कहाँ जाते, क्या करते। अरे रामवती, ऐसे क्यों बोल रही हो? ये बच्चे क्या मेरे कुछ नहीं लगते? आप भी तो मेरी समधन हो ना, और होनी को कौन टाल सकता है। हमारे बच्चे चले गए, अब हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना है और हमारे नाती पोतों को भी अच्छी परवरिश देनी है ना। अरे आप लोग ये कैसी बातें करने लगे? नानी आप उदास मत हो ना, हम आपके पास है तो, और दादी भी है, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। चारों आपस में ऐसे ही हंसी खुशी बात कर रहे होते हैं। तभी उनके ढाबे पर बिरजू नाम का लड़का आता है। अरे जरा मेरे लिए एक प्लेट आलू का पराठा लगा दो। जी अब भी लगाती हूँ। रामवती बिरजू के लिए आलू के पराठे लगाती है तो बिरजू को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। बिरजू को उनके हाथ का स्वाद इतना अच्छा लगता है, वो अक्सर वहाँ आने जाने लगता है। बिरजू जब रोज वहाँ आने लगता है तो वो देखता है कि उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, लोग भी आ रहे हैं। आपका ये ढाबा तो काफी अच्छा चलता है ना, मतलब दिन भर में काफी अच्छी कमाई हो जाती होगी आपकी। काफी अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ घर चल जाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो जाती है। हम दोनों बुढ़िया को अब क्या चाहिए इस उम्र में। वैसे ही हम तो अपने बच्चों की खुशी में ही खुश हैं। हाँ ये सही कह रही हो आप, इंसान को जितना मिलता है उसे उतने में खुश रहना चाहिए। वैसे मैंने यहाँ के पराठे खाए हैं, काफी अलग और स्वादिष्ट होते हैं आपके पराठे। जी धन्यवाद, आपको हमारे पराठे अच्छे लगे ये जानकर बेहद खुशी हुई है हमें। मुझे क्या, आपके पराठे तो गांव में हर किसी को पसंद आते हैं। वैसे आप कुछ अलग तरह से बनाती हो क्या अपने पराठे? मेरा मतलब है इतने अच्छे पराठे कैसे बना लेते हो आप? कुछ तो अलग ही करती होगी ना आप। कुछ अलग नहीं होता जैसे बाकी लोग बनाते हैं ना, वैसे ही हम भी बनाते हैं। जितना सोचा था ये बुढ़िया तो उससे भी कई ज्यादा तेज निकली, कुछ बताने को राजी ही नहीं है। क्या हुआ भाई साहब, आप इस तरह चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, मैं अब चलता हूँ। बिरजू को मन ही मन में नानी दादी के पराठे की दुकान से जलन हो रही थी, क्योंकि उनकी अच्छी कमाई देखकर अब बिरजू के मन में लालच पैदा हो रहा था। इसलिए अब वो अक्सर वहाँ आने लगा और रोज उन दोनों से बात करके बातें निकलवाने की कोशिश में रहता। कुछ दिनों बाद रामवती अकेले बैठी होती है, तभी वहाँ बिरजू आता है। क्या बात है रामवती काकी, आज आप अकेले ही ढाबे पर? आपकी वो सहेली कहाँ है? वो भाग्यवती की जरा तबीयत खराब थी ना, तो मैंने उसे घर पर ही आराम करने को कहा। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, उन्हें घर पर आराम करने दो। वैसे भी वो यहाँ आकर काम करती तो क्या सारा काम कर पाती? आप करती ना, वो तो बस यहाँ घूम के आपकी चुगली करती रहती। क्या भाग्यवती मेरी चुगली करती है? नहीं नहीं, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। भाग्यवती और मैं दो बहनों की तरह है, जो हमेशा एक दूसरे को समझती और समझाती है। सच में आप बहुत ही भोली हैं, आपको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। काश यही होता जो आप सोच रही हो, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये सच बिल्कुल भी नहीं है। क्या मतलब है? क्या सच क्या झूठ है? देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, वो है ना भाग्यवती, वो आपकी बहुत चुगली करती है, हमेशा यही बोलती है कि मेरे घर आ गई है और जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मुफ्त का खाना खाने को मिल गया है, अब मेरा ढाबा हड़पना चाहती है, और भी पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलती रहती है। क्या वो मेरे बारे में ऐसा बोलती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अपनी ही समधन के बारे में ये सब भी सोचती है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये सब भी सुनने को मिलेगा। वही तो, जब मुझे ये सब सुनकर इतना बुरा लगता है तो आपको तो कितना ही बुरा लगता होगा ना। खैर मैं तो यही कहूँगा कि आपकी समधन भाग्यवती बहुत चालाक है, उससे बचकर रहना।
मैंने सोचा कि वो इतनी बीमार है तो मैं उसे आराम करने दूं, लेकिन वो मेरे बारे में इतना बुरा सोच रही थी और आज तक मेरे आगे मीठी छुरी बन रही थी। देखिए, वो तो आपसे वैसे भी बहुत जलती हैं। आज आपका भी ये ढाबा है, लेकिन जरूरी नहीं कि आगे भी ये ढाबा आपका ही रहे, क्योंकि उन्होंने तो मुझसे ये भी कहा था कि ढाबा उनके नाम है, तो कुछ ही दिनों में आपको और आपके पोता पोती को बाहर निकाल देंगी। अगर भाग्यवती ने मुझे निकाल दिया तो मैं अपने पोते पोती को लेकर कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? अब भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़ा समझदार बनो और अपने पोता पोती के बारे में सोचो। बिरजू जब भी वहाँ आता वो बस रामवती के ही कान भरता रहता और अब धीरे धीरे करके रामवती भी बिरजू की बातों में आने लगी थी। कुछ दिनों बाद रामवती को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो एक भी पराठा नहीं बनाती। ये देखकर भाग्यवती को बहुत अजीब लगता है। क्या हुआ रामवती, आज तुमने पराठे क्यों नहीं बनाए? हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि सारा काम मैं करूं और तुम राज करो। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती हूँ। इतने सालों से हम ये ढाबा चला रहे हैं, तो फिर अचानक तुम्हारे मन में ये बात कैसे आ गई? बात इसीलिए आई क्योंकि तुम जो इतने दिनों से खुद को महारानी और मुझे नौकरानी बना रही हो ना, वो सब मैं अच्छे से समझ रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं खुद को महारानी बना रही हूँ और ना ही तुम्हें नौकरानी। मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब बस नाटक है मेरे आगे अच्छे बनने का। तुम्हारे नाम पे ये ढाबा है, इस बात का बहुत घमंड है ना तुम्हें, तभी तो मैं ही पराठे बनाती हूँ और तुम गल्ला संभालती हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं ये ढाबा तुम्हारे नाम कर दूंगी। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा इस ढाबे को तुम्हारे नाम करने में, क्योंकि मैं तुम्हें सच में अपनी बहन मानती हूँ बहन। और ढाबा तुम्हारे नाम रहे या मेरे नाम रहे, ये कोई अलग बात थोड़ी ना है। बस बोल रही हो। अगर यही मैं तुम्हारे आगे ढाबे के कागज ले आई तब तो तुमसे उस कागज पर दस्तखत भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में ढाबे को लेकर लालच है। नहीं, मेरे मन में ढाबे को लेकर कोई लालच नहीं। और अगर ये साबित करने के लिए मुझे ये ढाबा तुम्हारे नाम करना पड़ा तो भी मैं ये ढाबा तुम्हारे नाम कर दूंगी। भाग्यवती की बातें सुनकर रामवती ढाबे के कागज ले आती है, जिन पर भाग्यवती दस्तखत करती है। उन कागज को कोर्ट में जमा करवाने के कुछ दिन बाद ढाबा रामवती के नाम हो जाता है और रामवती बहुत खुश होती है। एक दिन भाग्यवती ढाबे पर बर्तन धो रही होती है, तभी वहाँ बिरजू आता है। बिरजू को देखकर रामवती पैसे लाती है और भाग्यवती को दे देती है। ये लो तुम्हारे पैसे, और अब तुम ये ढाबा खाली करो। और बिरजू, सच में तुमने जो तरकीब मुझे बताई, आखिरकार वो काम आ ही गई। मैंने ये ढाबा अपने नाम करवा ही लिया और इसे पता भी नहीं चला कि कब मैंने इसे बेवकूफ बना दिया। रामवती की बातें सुनकर भाग्यवती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यही अंजाम होता है किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने का। समस्तीपुर गांव में प्रार्थना नाम की एक लड़की अपनी माँ रोशनी के साथ रहा करती थी। जिस गांव में प्रार्थना रहा करती, वहां के लोग हर किसी की सहायता किया करते। ऐसे ही एक दिन प्रार्थना अपनी पड़ोसन लीला के साथ फिल्म देखकर अपने घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक चमगादड़ उसके हाथ पर काट लेता है। तभी वो रोते हुए लीला से कहती है, लीला चाची, शायद अब मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। अगर मैं मर गई तो मेरी माँ का क्या होगा, उनका कौन ख्याल रखेगा?
इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है उनका। बकवास क्यों कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ ना। वैसे भी चमगादड़ के काटने से कुछ नहीं होता। कल जाकर डॉक्टर साहब को कहना और सुई लगवा लेना। हाँ, दवा भी लेनी पड़ेगी शायद, वरना मैं भी जानवर बन जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे जानवर बनने की कोई इच्छा नहीं है। मैं इंसान में ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। हे भगवान, मुझे बचा लो। मैं आपके नाम का कल प्रसाद बांटूंगी। पागल हो गई है क्या? कुछ भी बके जा रही है। तेरे अंदर दिमाग नाम की चीज है भी कि नहीं? हमेशा बकवास करती रहेगी। ये लो, हो गया, पट्टी बांध दी है तेरे हाथ में। घर जाकर दवा लगा लेना। ठीक है चाची, लेकिन चाची इस चमगादड़ के काटने से कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? सच बताऊं, मैंने ना एक फिल्म देखी थी। एक लड़के को किसी मकड़ी ने काट लिया था और वो मकड़ी वाला इंसान बन गया। अब आप बताओ, क्या मैं भी चमगादड़ वाले इंसान बन जाऊंगी? इतनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन बच्चों वाली बातें और हरकतें नहीं गई अभी तक। पता नहीं क्या होगा तेरा शादी के बाद। अपनी माँ को भी दहेज में ले जाना अपने साथ, समझी? क्या लीला चाची, आप भी ना कुछ भी बोल देती हो। ऐसा मत बोलिए, मुझे शर्म आ जाती है। और वैसे भी जब मेरी शादी होनी होगी तब हो जाएगी। आप तो बस अपनी चिंता करो। लीला और प्रार्थना बातें करते हुए कब अपने घर पहुंच जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक रोज प्रार्थना के हाथ में दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ रोशनी प्रार्थना से बोलती है, क्या हो गया? ऐसे क्यों रो रही है? तबीयत ठीक तो है ना? ये क्या हुआ? कैसे हुआ? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे चोट लग गई है? अरे मैं तो बताना ही भूल गई कि मुझे एक चमगादड़ ने काटा था। लीला चाची ने भी कहा था कि डॉक्टर साहब को दिखाना, लेकिन मैं भूल गई। अब क्या फायदा दिखाने का, ठीक ही हो गया है। ठीक है, कब हुई तू ठीक? और सच सच बता, कब का जख्म है ये? उफ, देखकर पता ही चल रहा है बहुत भयानक काट लिया है उस चमगादड़ ने। बहुत बचकर चलना पड़ेगा तुझे। अब खासकर खाने पीने में जरा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों माँ, ऐसा क्यों? अगर मैं ये सब ना करूँ तो क्या मैं मर जाऊंगी? सच सच बताओ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मेरे साथ कब क्या हो जाए। पागल, मैं मजाक कर रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुझे कब का डॉक्टर के पास ले जाती। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा देखभाल की जरूरत है। मैं बहुत डर गई थी कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा। माँ, आपने कभी मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं किया और ना ही कभी मैं करती हूँ ऐसा मजाक। तो अचानक क्या हो गया आपको? बस यूं ही मेरा मन किया तो मैंने मजाक कर लिया। क्यों, क्या मैं अपनी बेटी के साथ मजाक भी नहीं कर सकती? रोशनी और प्रार्थना बातें करते हुए अपना समय बिताते हैं। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। एक रोज की बात है, गांव के कुछ लोग चमगादड़ की फिल्म देखकर उसी फिल्म की बातें करने लगते हैं। तभी उनके पास से गुजर रही प्रार्थना उनकी बातें सुनकर अपने घर दौड़कर चली जाती है और कुछ देर बाद प्रार्थना खाना देखते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मुझे ये क्या दे रही हो? दाल चावल के साथ टमाटर की चटनी। हाँ, टमाटर और लहसुन की चटनी है और तुमको तो पसंद भी है ना। टमाटर और लहसुन की चटनी खाओ। पूछ क्या रही हो? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा सवाल नहीं किया, तो अचानक क्यों? माँ, आप गुस्सा मत करना, लेकिन मैं लहसुन की चटनी आज के बाद नहीं खाऊंगी। अरे चटनी क्या चीज है, मैं तो लहसुन से बिना कोई भी चीज ना खाऊं। पूरा सर का दर्द ही खत्म। अरे ऐसा क्या हो गया एक ही दिन में जो इतना बदल गई? दोपहर को तो तूने बड़े ही मजे से सिर्फ लहसुन की चटनी खाई थी। हाँ, मैंने सुबह मांग मांग कर लहसुन की चटनी खाई थी और वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब मुझे कभी भी लहसुन की चटनी नहीं खाना और न ही लहसुन से बना हुआ कोई भी खाना। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? संन्यास वगैरह लेने वाली तो नहीं हो ना? देख देख बेटा, मेरी एक लौती बेटी है। अगर कुछ ऐसा करने का विचार है तो बता दे। वैसे भी मैं तुझे संन्यास लेने नहीं दूंगी। माँ, कुछ भी बोलने से पहले आप सोच तो लो। मैं भला आपको छोड़कर संन्यास क्यों लूं? मुझे बस लहसुन की चटनी नहीं खानी है। आज के बाद घर पर कोई लहसुन नहीं आएगा और आपको मेरी कसम है, आप कभी मुझे लहसुन से बना हुआ कुछ भी नहीं खिलाओगी। प्रार्थना के दिमाग पर डर इस तरह हावी हो गया था कि अब वो लहसुन को अपने घर में देखना तक पसंद नहीं कर रही थी। ऐसे ही एक दिन प्रार्थना और उसकी सहेली पूजा बाजार जाते हैं और समोसा ऑर्डर करते हैं। समोसे और लहसुन की चटनी को देखकर तभी प्रार्थना कहती है,
ये क्या है भैया? मुझे सिर्फ समोसा दो। मुझे ये लहसुन की चटनी नहीं पसंद और ना ही मैं किसी खाने में लहसुन खाती हूँ। वो क्या है ना कि मुझे ना लहसुन से थोड़ी दिक्कतें हैं। अच्छा बहन, तुमको लहसुन की चटनी से अगर दिक्कत है तो हम एक बात बता देते हैं तुमको। समोसे के मसाले में हम लहसुन भी डालते हैं। आप बताओ समोसा कैसे खाओगी? मुझे एक बात तो बता, तुझे कब से लहसुन से दिक्कत होने लगी? तू तो लहसुन की चटनी की दीवानी हुआ करती थी, तो अब क्या हुआ? सब कुछ अचानक से कैसे बदल गया तेरे साथ? हो क्या रहा है? साफ साफ बताइए मुझे। अरे मैंने ऐसे ही कह दिया था, तू भी ना कुछ भी लेकर बैठ जाती है। चल तू समोसा खा, मैं अभी यहाँ से आती हूँ, कुछ काम याद आ गया। तू मुझसे कुछ छुपा मत, मैं तेरी दोस्त हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। अगर तू नहीं बताएगी तो मैं रोशनी चाची से पूछ लूंगी। चल अब बता क्या बात है। पूजा, मुझे डर है कि मैं कहीं ड्रैकुला ना बन जाऊं। कुछ दिनों पहले मुझे एक चमगादड़ ने काट लिया था और मैंने अपने गांव के कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना था। ऐसा क्या सुन लिया तूने? और ये बता, तेरे गांव वाले ऐसे क्या बात करते थे जिसको सुनकर तेरा लहसुन खाना ही बंद हो गया? और ये ड्रैकुला का क्या सीन है? बताती हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने सुना कि ड्रैकुला की कमजोरी लहसुन है। अगर उसने लहसुन खा लिया तो वो तुरंत मर जाती है। क्या ये सच है? देख, मुझे अभी मरने का शौक नहीं है, मेरी मदद कर। मतलब हद है बेवकूफी की भी। तुझे किसने कह दिया कि चमगादड़ के काटने से इंसान ड्रैकुला बन जाता है? मैंने तो आज तक कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। फिल्म की बात अलग है, इसमें कुछ भी दिखा देते हैं। पूजा कुछ देर तक प्रार्थना को समझाती रहती है और कुछ देर बाद दोनों प्रार्थना के घर के लिए निकल पड़ती हैं। अपने घर पहुंचकर प्रार्थना अपनी माँ से गर्मा गर्म कचौरियाँ और लहसुन की चटनी बनाने को कहती है और तभी रोशनी हैरानी से पूछती है, क्या बात है, आज अचानक से तुझे लहसुन की चटनी की कैसे याद आ गई? क्या जादू हो गया जो फिर से लहसुन की चटनी खाने लग गई? चाची, इसके सर से मैंने ड्रैकुला का भूत निकाल दिया, इसलिए ये लहसुन की चटनी खाने के लिए बोल रही है। पता नहीं कहीं से इसने सुन लिया था कि चमगादड़ के काटने पर इंसान ड्रैकुला बन जाते हैं। क्या? चमगादड़ के काटने से ड्रैकुला? ये क्या होता है? पहले मुझे ये बता दो, ये ड्रैकुला क्या होता है, तब जाकर पता चलेगा आखिर बात क्या है। चमगादड़ को ही ड्रैकुला कहते हैं चाची। और एक बात सुन लो आप भी, लहसुन की चटनी क्यों नहीं खा रही थी पता है? गांव वालों की बात सुनकर लहसुन खाना बंद कर दिया था। क्यों? गांव वालों ने ऐसा क्या कह दिया अब इसे? वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। चमगादड़ मतलब ड्रैकुला को अगर हम लहसुन खिलाया जाए तो वो मर जाता है, और इसको लगता था कि अब ड्रैकुला बन चुकी है ये। भला चमगादड़ के काटने से कोई मरता है क्या? आप ही समझा दो इस पागल को। हे भगवान, मैंने तो ना जाने क्या कुछ सोच लिया, लेकिन आखिरकार बात कुछ और ही निकली। बिल्कुल पागल है ये। प्रार्थना की माँ प्रार्थना के सर पर टपली मारते हुए हंसने लगती है। साथ ही पूजा और प्रार्थना भी हंसती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब प्रार्थना हर रोज लहसुन की चटनी खाया करती।